नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पूरे विश्व में संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना कैसे कैसे हुई और संविधान के आधार पर आज का पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत में ये संवैधानिक व्यवस्था कैसे स्थापित हुई, किस समय स्थापित हुई। तो हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में मैंने थोड़ा बताया भी था कि भारत में यद्यपि प्राचीन काल से कुछ संवैधानिक व्यवस्था का कुछ साक्ष्य या प्रमाण मिलता है। जैसे मैंने कहा था कि सभा और समिति वैदिक युग का था, लेकिन वो भी कुछ महत्वपूर्ण विधियां का संकलन करती थी और एक संविधान के रूप में ही ये विधियां काम करती थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मध्य युग या पूर्व आधुनिक युग के समय में कई शासक हुए जिन्होंने अपने शासन व्यवस्था के संचालन के लिए कई विधियों नियमों को बनाया। प्राचीन काल में हम देखें कि अशोक ने भी कई शिलालेख स्तंभ लेख के माध्यम से शासन व्यवस्था या लोक कल्याणकारी राज्य के संचालन का किस तरह से व्यवस्था स्थापित किया जाए, उसके लिए उन्होंने कई नियम और कानून बनाए थे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का जो संविधान का निर्माण जो हुआ वो काफ़ी दिलचस्प है। अब भले ही भारत एक काफ़ी समय से तक अंग्रेज़ों का उपनिवेश रहा, अब अंग्रेज तो यहाँ आए अपने हित को पूर्ति के लिए, लेकिन अपने हितों की पूर्ति में उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं स्थापित की और उन व्यवस्थाओं का लाभ हमें मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई उसका लाभ हमें मिला। तो जब अंग्रेज कैसे भारत में आए, तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए और व्यापार करने का उद्देश्य उनका एक कंपनी के रूप में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो भारत में प्रवेश किए। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कैसे हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में वहाँ के शासक एक आज्ञा पत्र जारी किए और उस आज्ञा पत्र के द्वारा उस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। अब पूर्वी देश कौन थे, तो ब्रिटेन से जो पूरब में पड़ते थे उसमें भारत भी था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य मुख्यतः भारत के साथ व्यापार करना था कि कैसे वो भारत के साथ व्यापार करे, वो भी समुद्री मार्ग से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार करने का उद्देश्य था वो तब पूरा होता जब यहाँ उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिलती। तो ब्रिटेन के ताज का आज्ञा पत्र लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे पहले प्रतिनिधि जो हॉकिंग साहब थे, वो उस समय मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए। वो वर्ष 1608 का वो काल था जब हॉकिंग साहब बादशाह जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने यहाँ पे व्यापार करने का अनुमति मांगा, लेकिन उन्हें ये अनुमति प्राप्त नहीं हुआ। अब ये अनुमति के लिए पुनः सर थॉमस रो, जो कि 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए, और वो जहांगीर से कहाँ मिले, तो अजमेर के पास एक मैगजीन का किला है, इसको अकबर का किला भी कहते हैं, वहाँ जाकर वो मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर थॉमस रो ने जहांगीर से फारसी में बात किया, फारसी में उनसे वार्तालाप किया और उससे काफ़ी प्रभावित हुए जहांगीर। और जहांगीर प्रभावित हुए तो उन्होंने कंपनी को भारत में व्यापार करने का अनुमति पत्र दे दिया और कंपनी भारत में
व्यापार करने लगी। अब कंपनी भारत में व्यापार करने लगी, तब तक हम लोग देखेंगे कि ये जो 1600 ईस्वी का राजलेख है, इसी के आधार पर कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी और वो अपने कई प्रेसिडेंसी शहरों का निर्माण कर रही थी, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि जगह पर उन्होंने, चूँकि वो बंदरगाह नगर थे और ये अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपना एक प्रेसिडेंसी शहर बसाया और वहाँ से वो लोग व्यापार की गतिविधियों में संलिप्त हो गए। पुनः भारत में व्यापार करने के दौरान अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ कि भारत की व्यवस्था या भारत में इतना राजनीतिक व्यवस्था में लचर है या आपस में इतना मतभेद है या वैमनस्य है कि इसका लाभ उठाया जा सकता है। चूँकि जब अंग्रेज आए थे उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता काफ़ी मजबूत थी, परंतु धीरे धीरे मुग़ल शासन का पतन होता चला गया और अंग्रेज यहाँ अपना जड़े को मजबूत करते चले गए। और जब उन्हें लगा कि मुग़ल शासक पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है तो वो यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। अब अंग्रेज़ों को कई राजनीतिक निर्णय लेने पड़ रहे थे, अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपने संगठन को बढ़ाना, अपने क्षमता को बढ़ाना। इसके लिए कई स्थानीय स्तर पर निर्णय करना जरूरी था। तो पुनः 1726 ईस्वी में ब्रिटिश ताज द्वारा एक और राजलेख जारी किया गया। इस राजलेख के माध्यम से कंपनी के गवर्नर को काफ़ी पावर दिया गया कि आप यहाँ के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय वो कर सकते थे। इसी उद्देश्य से 1726 का राजलेख जारी किया गया। तो हम देखते हैं कि जो कंपनी यहाँ आया, यहाँ व्यापार किया, तो वो कुछ विधियों के अधीन व्यापार किया। उसका कुछ एक संकलित विधि था, कुछ कानून था। तो उस कानून के तहत दो आज्ञा पत्र को हम लोग देखते हैं, एक 1600 ईस्वी का आज्ञा पत्र और एक 1726 का आज्ञा पत्र। तो हम देखते हैं कि वो कुछ विधियों का संकलन के रूप में स्थापित था। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे संवैधानिक विकास का प्रथम चरण का कहीं ना कहीं एक प्रस्थान बिंदु ये बन सकता है, जो कि कंपनी को यहाँ के व्यापारिक और प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुछ नियम विनियम बनाए गए थे। तो भारतीय संविधान के विकास के क्रम में ये जो दो आज्ञा पत्र था ब्रिटिश ताज का, वो एक अंकुरित बीज के रूप में हम मान सकते हैं, जहां कुछ नियमों और विधियों का संकलन किया गया था। तो पुनः हम देखते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ आए, यानी कंपनी के लोग यहाँ आए, यहाँ व्यापार किए, उसके बाद यहाँ के जो कमजोरी कह लीजिए या यहाँ के सब जो आपस में मतभेद का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिए। और राजनीतिक हस्तक्षेप का सबसे महत्वपूर्ण जो उसका परिणति था वो 1757 का प्लासी का युद्ध था, जिसमें बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, वो अंग्रेज़ों के साथ उनका सीधा संघर्ष हुआ। इससे पहले अंग्रेज सीधा संघर्ष नहीं करते थे, वो हमेशा बैकग्राउंड में रहते थे, लेकिन पहला ओपन चैलेंज उन्होंने सिराजुद्दौला को किया। और सिराजुद्दौला, आप लोग इतिहास में पढ़े भी होंगे कि काफ़ी आंतरिक फूट के वजह से उनकी हार हुई और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज पहली बार राजनीतिक हस्तक्षेप की स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से आ गए। लेकिन यहाँ भी उन्होंने सीधा सत्ता पे अपना दखल नहीं दिया। उन्होंने मीर जाफ़र के माध्यम से उन्होंने अपनी व्यवस्था को बंगाल में स्थापित किया। परंतु मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम जब अंग्रेज़ों के नियंत्रण से
अपने आप को बाहर निकालने को सोच रहे थे, तो उस समय अंग्रेजों को लगा कि ये मीर कासिम अब हमारे लिए अप्रासंगिक हो गया है। तो उनके साथ 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम ही नहीं, 2 अन्य सम्राट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में उन्होंने पराजित कर बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण उन्होंने अपना स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 1764 के बाद से बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेज़ों का हो गया, और उस समय अंग्रेज के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। और हम देखते हैं कि 1765 से लेकर 1773 का जो काल था वो बंगाल के लिए बहुत ही विभत्स और बहुत ही शोषणकारी युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो कंपनी के जो शासक और प्रशासक थे उनका उद्देश्य यहाँ व्यापार करना था, और व्यापार करते करते वो सत्ता ले लिए। और सत्ता निश्चित रूप से कोई भी सत्ता चलती है तो उसके लिए कानून विधियों की आवश्यकता होती है, लेकिन 1765 से लेकर 1773 का काल पूरी तरह से बिना विधि का काल कहा जाता है, जिसमें वह कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं था कि कैसे वो शासन व्यवस्था का संचालन करे। स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उस समय काफ़ी भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, काफ़ी लोगों का शोषण हो रहा था। तो इन सब बातों की जब भनक ब्रिटिश संसद तक पहुंची, अब हम ब्रिटेन में पहुंचते हैं, तो ब्रिटेन में उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। आप लोग को अगर जानकारी है तो ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में ही गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुका था। और 1773 में जब ये बातें पहुँची कि यहाँ कंपनी पूरी तरह से भ्रष्टाचार युक्त प्रशासन का संचालन कर रही है, तो वहाँ के संसद ने भारत में शासन व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधि को पास किया, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये हमारे संवैधानिक विकास का द्वितीय चरण का प्रारंभ माना जा सकता है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में शासन को स्थापित करने का कोशिश किया गया कि भारत में शासन का व्यवस्था कैसे संचालित हो, किसको कितना पावर दिया जाए। तो हम आगे के वीडियो में हर एक एक्ट को डिटेल में आप लोग को पढ़ाएंगे कि हर एक एक्ट में किन किन बातों का प्रावधान किया गया है। अभी हम सभी एक्टों का एक साथ विश्लेषण कर देते हैं, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू बन जाए कि भारतीय संविधान के विकास का इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में शासन व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाए, इसके बारे में ब्रिटिश संसद ने कुछ नियम और कानून बनाए। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या बना दिए कि पहले ब्रिटेन के जो भी प्रांत थे या जो भी ब्रिटेन का प्रांत था, जैसे कलकत्ता था, बम्बई था, मद्रास था, वहाँ सब अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को उनके अधीन कर दिया गया। और कई महत्वपूर्ण व्यवस्था स्थापित की गई, जैसे गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, जो कि गवर्नर जनरल को प्रशासनिक कार्यों में सहायता उपलब्ध कराती थी। उसी प्रकार कई अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं रेगुलेटिंग एक्ट में बनाई गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमारे यहाँ पहली बार किसी लोकतांत्रिक संस्था द्वारा पारित विधि के माध्यम से सत्ता का संचालन
प्रारंभ हुआ। भले ही वो लोकतंत्र हमारे देश का न हो, हमारी जनता के प्रतिनिधियों का न हो, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश जनता का प्रतिनिधि करने वाली संस्था द्वारा पारित किया गया था। इसीलिए इसका महत्व है कि एक लोकतांत्रिक संस्था द्वारा पारित किया गया अधिनियम वो भारत में इम्प्लीमेंट किया गया। और ये हम मान के चल सकते हैं कि कोई भी कहीं का भी लोकतंत्र हो, अगर वहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा कोई विधि बनाया जाए तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य वहाँ की जनता का कल्याण करना होना चाहिए। भले ही अंग्रेजों का अधिकतम उद्देश्य था कि भारत का शोषण करना, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं स्थापित की गई इस अधिनियम के द्वारा, ताकि हमारे यहाँ एक विधि के अनुसार शासन का संचालन किया जाए। और विधि के अनुसार शासन के संचालन में संवैधानिक विकास के क्रम में ये एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है। पुनः उसके बाद हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखते हैं 1781 का, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया, कुछ कमियां रह गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उस समय ये पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। क्योंकि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, उन्हीं के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट आया। और इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, और कई महत्वपूर्ण इसमें व्यवस्थाएं स्थापित की गई। पुनः (1786) का अधिनियम। अब ये 1786 का अधिनियम लाने का मुख्य उद्देश्य लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो कॉर्नवालिस को कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक विशेष अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से ये लाया गया था। तो इसके संदर्भ में भी हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। फिर 1793 का चार्टर्ड अधिनियम, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, 1833 का चार्टर्ड और 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। ये 4 चार्टर्ड एक्ट भी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से 20-20 वर्षों के लिए कंपनी को सत्ता के संचालन का अधिकार ब्रिटिश संसद द्वारा दिया जाता रहा। 1753, फिर 20 वर्ष बाद 1813, फिर 1833 और 1853। और इसमें कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। और ये देखा गया, अगर हम आगे बढ़ेंगे जब वीडियो में, देखा गया कि धीरे धीरे ब्रिटिश संसद कंपनी को भारत से शासन व्यवस्था से अलग करने का एक क्रमिक रूप से योजना बना रही थी, जिसको हम लोग विश्लेषित करेंगे। और 1853 का चार्टर्ड अधिनियम के तहत क्लियर कट कह दिया गया कि अब ब्रिटिश जो संसद है कभी भी सत्ता का हस्तांतरण कंपनी से ले सकती है, यानी कंपनी से सत्ता अपने हाथों में डायरेक्ट ब्रिटिश ताज या संसद के अधीन चला जाएगा। तो ये जो दूसरा कालखंड था जिसमें 8 महत्वपूर्ण एक्ट पारित किए गए, इस एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि कई विधियों का संकलन किया गया, कई व्यवस्थाएं स्थापित की गई, जो कि जिसका कुछ पुट आपके भारत के संविधान में दिखता है। हम जब भारत का संविधान में बताएंगे तो कहाँ से क्या व्यवस्थाएं ली गई, ये सब की चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो अधिनियम, 8 अधिनियम भारतीय संविधान के विकास के चरण में जो द्वितीय चरण था, जो कि जिसको हम लोग कंपनी के शासन के रूप में देखते हैं, यानी इस समय कंपनी सत्ता पर थी, कंपनी के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। तो ये कंपनी महत्वपूर्ण थी उस समय शासन के संचालन में। संसद भले ही विधि बना रही थी, लेकिन भारत में शासन व्यवस्था का संचालन कंपनी के माध्यम से किया जा रहा था। अब 1853 के बाद जो अधिनियम आया वो अगला था, जिसको हम लोग तृतीय चरण में देखते हैं, वो है 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो आप लोग देखेंगे कि हर एक 20 वर्ष बाद अधिनियम आ रहा था, लेकिन 1853 के तुरंत बाद 5 वर्षों में ही 1858 में
अधिनियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो इसके पीछे आप लोग जानते ही हैं कि 1857 की जो महान क्रांति हुई थी भारत में, जिसने कंपनी के शासन के जड़े भारत में हिला कर रख दी, और उस क्रांति का परिणाम ही था कि भारत से ब्रिटिश संसद ने कंपनी के शासन को अंत कर दिया और भारत पर सीधा ब्रिटिश ताज का नियंत्रण, यानी ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश की जो राजा महारानी जो भी होते हैं वहाँ के शीर्ष पे, तो उसका शासन स्थापित किया गया भारत में। अब ये ताज का शासन का कालखंड हम लोग मान के चलते हैं कि 1858 से लेकर के 1947 तक। अब इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि जब तात्कालिक विद्रोह हुआ, और विद्रोह के परिणाम स्वरूप, सैनिक विद्रोह भी कहते हैं इसको, सैनिक विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें काफ़ी हिल गई, तो उसको पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से जो पहला अधिनियम लाया गया वो भारत शासन अधिनियम 1858 था, जिसके माध्यम से पहला काम किया गया कि कंपनी के शासन को अंत कर ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित कर दिया गया। पुनः एक महत्वपूर्ण व्यवस्था स्थापित की गई कि जो गवर्नर जनरल, उस समय तक जो कंपनी के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, सिर्फ एक ही पद था, उसमें गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों पद को स्थापित किया गया। देखिए कई जगह मिलेगा कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, वायसराय के पद को स्थापित किया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों एक ही व्यक्ति में निहित पद था, जिसमें अगर गवर्नर जनरल वह व्यक्ति तब कहलाता था जब वो ब्रिटिश प्रांतों का प्रशासन करता था, और वही व्यक्ति यदि देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था तो वो वायसराय कहलाता था। तो एक ही व्यक्ति के रूप में, एक ही व्यक्ति में दोनों पद निहित थे। जैसे हम कहेंगे उदाहरण स्वरूप कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष तो वो भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अब एक ही व्यक्ति में दोनों पद समाहित हैं। उसी प्रकार वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों एक ही व्यक्ति में समाहित था। तो उस समय जो शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उद्देश्य से 1858 का अधिनियम लाया गया, और पुनः 1861 का अधिनियम लाया। चूँकि 1858 का अधिनियम काफ़ी आनंद फानंद में लाया गया था, तो उसमें कई बातें समाहित नहीं हो पाई थी। इसी के उद्देश्य से उस अधिनियम को काफ़ी व्यापकता प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण अधिनियम 1861 का लाया गया, और पुनः एक संशोधन अधिनियम 1873 में लाया गया, और उसके बाद एक शाही उपाधि अधिनियम 1876। ये ताज का शासन तो 1858 में शुरू हो गया, लेकिन जो दम ब्रिटिश ताज को या ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी को भारत का सम्राट घोषित किया गया इस अधिनियम के माध्यम से, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के माध्यम से। अब 1876 के बाद कई महत्वपूर्ण घटना चक्र होती चली गई, जिसमें 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। अब कांग्रेस कहा जाता है कि एक सेफ्टी वल्व के रूप में स्थापित किया गया था, ताकि भारतीयों का जो भी विरोध हो या आक्रोश हो उसको कांग्रेस के माध्यम से बाहर निकाला जाए। तो उस कांग्रेस का काफ़ी स्थापना के कारण कई महत्वपूर्ण विधियों का संचालन किया गया। अब वो कांग्रेस की स्थापना के बाद एक अधिनियम लाया गया 1893 का अधिनियम, जो कांग्रेस की जो शुरुआती मांगे थीं उनको कुछ हद तक पूरा करने के लिए, कांग्रेस को संतुष्ट करने के उद्देश्य से 1893 का अधिनियम लाया गया। और पुनः कांग्रेस जब ज़्यादा अपने आप को स्थापित करती चली गई और जनता में वो अपना पैठ बनाती चली गई,
तो अंग्रेजों को वो भय सताने लगा कि कहीं कांग्रेस यहाँ के जनता का प्रतिनिधि न बन जाए, जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व न करने लगे। तो इसमें कई घटना चक्र महत्वपूर्ण हैं। जब बंगाल विभाजन, कांग्रेस का विभाजन, कई महत्वपूर्ण घटना चक्र के बाद 1909 का अधिनियम लाया गया। 1909 का अधिनियम, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई भारत में। यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी मुस्लिम लोग के जो प्रतिनिधियों का चयन होगा वो सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही होगा। तो इसको हम लोग पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का जो व्यवस्था 1909 के अधिनियम में दिया गया, और इस अधिनियम के माध्यम से जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो अभी का जो हमारा लेक्चर है वो संपूर्ण रूप से सभी अधिनियमों के बारे में बताने के उद्देश्य से है। तो उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 जो लाया गया, जो कि उस समय भी घटना चक्र देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों का पूरा समर्थन किए थे। लेकिन 1919 का जो अधिनियम आया वो पूरी तरह से कांग्रेस नेताओं के अपेक्षाओं के विपरीत था, और इसमें भारत को, भारतीय लोगों को, जो उनको एक डोमेनियन स्टेटस का डिमांड था कि हम लोग अपना स्वशासन स्थापना करेंगे, उसमें समझिए कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, जिसके माध्यम से वो भी द्वैध शासन प्रांतों में कुछ विषयों को, यानी शासन के जो विषय होते हैं शासन करने, कुछ विषयों को लोक प्रतिनिधियों के माध्यम से संपादित करने का पावर दिया गया, जिसको हम लोग आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में देखते हैं। जैसे कि प्रांत में जो भी सरकार स्थापित होगी उसमें गवर्नर और दूसरी तरफ लोक प्रतिनिधित्व की एक संस्था रहेगी, जहां लोगों का प्रतिनिधित्व रहेगा, उस संस्था के माध्यम से संचालित किया जाएगा। लेकिन आरक्षित विषय, जो महत्वपूर्ण प्रशासन के विषय थे, वो गवर्नर के अधीन कर दिया गया, और जो प्रतिनिधियों का जो प्रशासन का जो विषय दिया गया वो कम महत्वपूर्ण विषयों को दिया गया। तो इसके कारण भारत में काफ़ी विरोध भी हुआ, इसको कांग्रेस ने अस्वीकार भी कर दिया, और इसके अधीन होने वाले प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया। लेकिन कांग्रेस से फूटकर एक स्वराज दल बना, मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। आगे हम लोग इसको देखेंगे। और उसके बाद पुनः जो अगला अधिनियम आना था वो 1929 में आना था। तो 1910 साल पर अधिनियम एक आ रहा था, तो 1929 में आना था। तो उस अधिनियम में बनाने के उद्देश्य से एक साइमन कमीशन बनाया गया। अब साइमन कमीशन यहाँ आए कि भारत की कितनी, मतलब कि उनका ये जांच करना था कि क्या भारतीयों में इतना मानसिक डेवलपमेंट हो गया है, क्या भारत के लोग इतना प्रबुद्ध हो चुके हैं कि वो अपना शासन व्यवस्था संचालित कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए इसका आकलन करने के उद्देश्य से साइमन साहब इंडिया आए थे, और वो साइमन आयोग इसके बारे में जानकारी देता संसद को, और उसी के आधार पर अगला अधिनियम बनता। लेकिन साइमन आयोग जैसे आया तो उसमें कोई भारतीयों को नहीं रखा गया। भारत में काफ़ी व्यापक विरोध हुआ। साइमन कमीशन के, आप लोग देखे होंगे नेशनल मूवमेंट में कि साइमन कमीशन के विरोध का एक बहुत बड़ा कालखंड था हम लोगों के, और उस विरोध के परिणाम स्वरूप एक पूरी व्यवस्था नहीं स्थापित हो पाई, कोई एक मत नहीं बन पाया। पुनः 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन अंततोगत्वा 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रभाव में आया, जो कि 5 साल 6 साल लेट से आया, जिसके माध्यम से प्रांतों में
द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। कई महत्वपूर्ण अधिनियम, 1935 का अधिनियम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संविधान के उद्देश्य से, क्योंकि 1935 के अधिनियम का लगभग 250 अनुच्छेद भारत के संविधान में स्थापित किया गया है, यानी वहीं से लिया गया है। तो ये अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण है, 1935 का अधिनियम। और पुनः 1935 के बाद जो भारत की स्वतंत्रता देनी थी, तो स्वतंत्रता देने के लिए एक संक्षिप्त अधिनियम पारित किया गया, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने घोषणा की कि वो भारतीय प्रतिनिधियों को सत्ता का हस्तांतरण कर रही है, भारतीय जनप्रतिनिधियों को। और इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासनकाल का अंत हुआ और भारत एक डोमिनियन स्टेटस के रूप में 1947 में स्थापित हुआ। क्योंकि आप लोग देखते भी होंगे कि उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, देख लीजिएगा आप लोग कौन थे, जानते ही होंगे, लॉर्ड। उसके बाद भारतीय गवर्नर जनरल बने श्री राजगोपालाचारी। उसके बाद पुनः भारत में निर्वाचन 1952 में हुआ। लेकिन जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले संविधान सभा ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और वहाँ से भारत एक गणतंत्र के रूप में अपना वजूद स्थापित किया। उससे पहले भारत ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेटस था, यानी डोमिनियन स्टेट था, वो ब्रिटिश ताज के अधीन था। क्योंकि भारत के शीर्ष पे उस समय भी गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर जनरल ताज के प्रतिनिधि थे। लेकिन जब भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, तो उस दिन भारत के शीर्ष पे भारत के राष्ट्रपति थे और भारत पूरी तरह से एक रिपब्लिक के रूप में स्थापित हो गया। तो ये व्यवस्था स्थापित करने में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण अधिनियमों का काफ़ी योगदान रहा और एक ऐसा व्यवस्था बना जिसके माध्यम से भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन करने का कुछ जानकारी प्राप्त हुई और उसको भारत ने अपने संविधान में इम्प्लीमेंट किया। तो आगे के क्लास में हम देखेंगे कि जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन के संदर्भ में, उसको हम लोग उसकी क्या महत्वपूर्ण, उसमें क्या विशेषताएं थी, क्योंकि सवाल उससे पूछा जाता है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल उससे रहता है कि किस अधिनियम के द्वारा क्या व्यवस्था स्थापित की गई। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर भारत के संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद। ये जो लेक्चर मैंने दिया है, इसका पूरा PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसमें उपलब्ध होगा और वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।